सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जो यूं तो राजनीतिज्ञ हैं, पर उनकी पहचान एक राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक विचारक और संगठक की है। जो दायित्व भी उन्हें पार्टी की तरफ से दिया गया, सफलता उसके साथ चली। हमारे साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर जी हैं। ओम प्रकाश माथुर जी का एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। संघ की पृष्ठभूमि से आए ओम प्रकाश माथुर जी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने चमत्कारिक प्रदर्शन किया। पर बेहद कठिन परिस्थितियों में उनके पास दायित्व आया है छत्तीसगढ़ का। वो छत्तीसगढ़ जहां पर भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही, पर जब बेदखल हुई तो 15 सीट के लिए भी मोहताज हो गई। एक बार फिर जब बिछात बिछ चुकी है तो ओम प्रकाश माथुर की ओर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पर उनकी खुद की क्या उम्मीद है, जानने में हमारी दिलचस्पी है। बस्तर के दौरे से अभी अभी लौटे हैं, हमारे साथ है, तो स्वागत है आपका माथुर साहब हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना यही है, जिस उम्मीद के साथ, जिस अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बदहाल छत्तीसगढ़ में, बदहाल अर्थात पार्टी की जिस प्रकार की हालत है, आपको भेजा, क्या देख पा रहे हैं आप? कितनी आशा, कितनी निराशा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हमने 15 साल यहाँ राज भी किया है। लेकिन 18 में हम हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हार भी बड़ी जबरदस्त हार हुई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी वर्किंग में कमी रही होगी और मुझे स्वीकारने में कोई ऐतराज नहीं है जी। तो कुल मिलाकर के मुझे जब दायित्व दिया गया तो मैं कठिन या छोटा या बड़ा ये ध्यान में नहीं रखता हूँ। मुझे जो पार्टी काम देती है, और आज से नहीं, 1989 से जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तब से बड़े विचित्र क्षेत्र मैंने देखे हैं। सबसे पहला राजस्थान में दायित्व दिया गया मुझे जी। तो राजस्थान में 200 में से लगभग 80 सीट ऐसी थी हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। 90 में पहली बार सरकार बनी और वो जनता दल के साथ मिलकर के बनाई। लगभग जनता दल हमसे 20 सीट पीछे था। तो मेरे तुरंत मस्तिष्क में आया कि क्यों नहीं 80 सीट जो बाकी है, 70-80 सीट, वहां भी क्यों नहीं लोग होने चाहिए हमारे पास। तो मैंने पहला प्रयोग किया, वहां जनता दल में स्प्लिट किया और जनता दल डी बनाया। वहां 92 में 5 सरकारें भंग की बाबरी ढांचा ढहाने की वजह से, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी था, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी था जहां बाबरी ढांचा ढहाया गया, जिसमें आपका दिल्ली और हिमाचल भी था। और जब 93 में चुनाव आए तो 93 में चुनाव आए तो मैंने जनता दल जो डी बनाया था उन सबको पार्टी में मिला दिया, क्योंकि अगर हमको सबका साथ सबका विकास लेना है तो सब क्षेत्र का भी विकास लेना होगा। तो जब तक पार्टी अपनी टीम में सोशल और भौगोलिक इक्वेशन नहीं करती है तो ये कमियां रहती है। और आप आश्चर्य करेंगे कि 5 भंग सरकार में से केवल राजस्थान, एक राजस्थान ही रिपीट हुआ। राजस्थान में बड़ी विचित्र घटना घटी, बता दूं आज के आप चैनल को जी, कि आदरणीय भैरू सिंह जी सीएम रहते हुए उनके रिपोर्ट्स के अनुसार वो गंगानगर लड़ने गए जी, लेकिन कार्यकर्ता और संगठन की मन की ऐसी इच्छा थी कि वहां जीत नहीं पाएंगे। मैंने उनको कहा आप नहीं जीतोगे। पुराने लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं से लड़ूंगा। तो मैंने एक जबरदस्ती फार्म बाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भरवाया और आप देखिए कि संगठन की कार्यकुशलता इतनी जबरदस्त थी कि गंगानगर में भैरू सिंह जी 3रे नंबर पे रहे सीएम रहते, और बाली से जीत करके वो 93 में सीएम बने। तो मूलतः हमारे कार्यकर्ता को जो काम हम देते हैं वो काम कितना नीचे तक जाता है। और इसलिए मैंने सबसे पहले आते ही ना कोई बड़ी रैली की अपेक्षा की, ना बड़े कोई सभा की अपेक्षा की। मैं संभाग वाइज दौरा करके मेरे संभाग के जो मंडल है, उस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, उस क्षेत्र के जिले के पदाधिकारी, उनके साथ 4-5 घंटे तक बैठा और उनसे वार्तालाप किया कि अपनी स्थिति क्या है नीचे। उसके बाद मैं जिलों के बैठकों में गया,
अभी मैं दौरा कर रहा हूं विधानसभा की कोर कमेटी खाली जी 12, 15, 20 लोगों की। तो एक्चुअल क्या है कि हम अगर नीचे स्तर तक हमारे मतदाता, जैसे हमारे नेताओं ने नारा दिया, स्वाभाविक है मोदी जी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ सहयोग। जी तो इस अब सबका साथ है तो हमारी पार्टी क्यों नहीं नीचे भी संगठनात्मक आधार पर भी सबका साथ ले। जी तो वह इस कोर कमेटी के माध्यम से नीचे तक, और जब मैं जा रहा हूं, और अभी जैसे बस्तर जैसे इलाके में गार जितनी यहाँ जिस प्रकार की वहां से सिचुएशन है जी और आज की तारीख में हमारे पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन चाहे मैं दंतेवाड़ा गया हूं, बीजापुर गया हूं, लगभग 1.5 किलोमीटर के काफिले के साथ मेरा स्वागत सर्किट हाउस तक किया है। जी तो कार्यकर्ता में वो दाना तो पड़ा है, जी उसको मुझे प्रज्वलित करने की जरूरत है, और कार्यकर्ता पूरे मन से बना था। तो मेरा बड़ा कहना, जो मैं प्रारंभ में कहा कि अगर कार्यकर्ता हमारा खड़ा हो जाता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो किसी भी सीमा को लांघ करके चुनाव जीता सकते हैं। और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ के कि जो कुछ भी रही होगी 18 में, लेकिन आज की तारीख में पूरे मूड में है। एक बार सभी आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा स्तर तक बड़े लीडरों को भी भेजा, तो उसलिए लगता है कि निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। थोड़ा सवाल है आपसे, आप तो बड़े कुशल चिकित्सक है राजनीतिक क्षेत्र के, लोग बड़ी मिसाल देते हैं आपकी, पर जो चिकित्सक होता है वो पहले मर्ज समझता है, उसके बाद इलाज करता है। 2018 में क्यों हारे, इसकी मीमांसा तो ओम माथुर जी अब तक कर चुके होंगे। मैं पूरी कर चुका हूँ, और सारे बताइए तो सही, क्या समझ पाए कारण। आप? कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने हराया है, जनता की मैं इस नाराजगी? बारे में देखिए, बीते तई चाहे आगे की शुद्ध रहे जी अगर 18 को याद करूंगा तो एक नया विषय शुरू हो जाएगा। जी मुझे अब 23 ध्यान रखना है। जी और देखिए, हमारे यहाँ कोई नाराजगी या नाराजगी का विषय परमानेंट नहीं बनता है। जी हम कार्यकर्ता से संवाद बढ़ाएंगे, और इसीलिए मैंने विधानसभा की कोर कमेटी से जाना शुरू किया। इसलिए क्या कारण रहे, क्या नहीं गए, स्वास्थ्य सत्य एक हमारे 18 में, और 23 में वे 2/3 बहुमत से कैसे पर जीते। हार केवल 2018 की नहीं है ना माथुर साहब, 2018 के बाद जितने उपचुनाव हुए देखिए, वो अभी आपकी पराजय की कहानी ही लिखे। देखिए उपचुनाव हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं जी, और सबको पता है। आप पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे कोई स्टेट में उपचुनाव हुए होंगे, बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 सीट जीते होंगे, मैक्सिमम उपचुनाव जितने भी होंगे वो रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं। इसलिए मैं उसको कोई एक विषय नहीं मानता, वो छोटा विषय है। उपचुनावों की वजह से पूरे टोटल सिनेरियो राजनीति पर असर नहीं पड़ता उसका। उपचुनाव को आप बहुत महत्व नहीं दे रहे, पर आपने अपनी पार्टी के संदर्भ में तो जमावट करना शुरू कर दिया, पर जिससे मुकाबला है उसके संदर्भ में क्या देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर चीज पे एक कुशलता से अपनी रणनीति खेल रहे हैं जी लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नीचे तक भ्रष्टाचार गया है जी और जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं यहाँ रुकी है, आपने हमारा मोर आवास वाला विषय देखा होगा, अभी चालबो कोठान वाला विषय देख रहे हैं आप, शराब का विषय, घोटाले का विषय देख रहे हैं, तो नीचे भूपेश जी एक्सपोज हो चुकी है सरकार। जी मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, वर्तमान कांग्रेस सरकार नीचे तक एक्सपोज हो चुकी है कि भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं लांघ चुकी है, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री की योजनाएं को हम साथ रखेंगे। और वर्तमान राजनीति स्टेट गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसका हमको रेस्पॉन्स पूरा नीचे तक मिल रहा है, और हम व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लाभार्थियों का मंडल से सम्मेलन करेंगे। अभी तो मैं शक्ति केंद्र तक लाभार्थियों की सूची बनवा रहा हूँ। जी आप कोई कल्पना कर सकता, शक्ति केंद्र यानी 5-6 बूथ का एक स्थान, जी। तो 5-6 बूथ तक हम शक्ति केंद्र का लाभार्थियों को इकट्ठा करके उनके साथ चाय पे चर्चा, उनके साथ भोजन के बातचीत, इस तरह के कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। और वो जानते हैं कि हमारी ये चीजें रुकी है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार की वजह से रुकी है। एक वातावरण यह है कि लगता है भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। ये बात इसलिए जहन में आती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, धड़ाधड़ हो रहे हैं, राजस्थान में चुनाव होना है, धड़ाधड़ हो रहे हैं, अभी कल भी वो राजस्थान में थे, पर छत्तीसगढ़ तो भूल ही गया कि प्रधानमंत्री जी कब आए थे। नहीं, बरसों बीत गए। छत्तीसगढ़ भी तुरंत उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। आचार संहिता से पहले जो भी राजस्थान में भी बने या जहाँ भी बने, हाँ, ये जो 1 महीने का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कल उन्होंने पुष्कर से की है जी। और हमारा सबका मानना है कि पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है,
षष्ठी की स्थापना के समय का मंदिर है, पवित्र सरोवर है। सारे तीर्थ करने के बाद भी अगर पुष्कर तीर्थ नहीं किया तो वो माना नहीं जाता है तीर्थ। तो इसलिए उन्होंने एक भावना से पुष्कर से शुरुआत अजमेर से रैली कर से की है। लेकिन यहाँ भी बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी कि कैसे कार्यक्रम, इस समय आचार संहिता से पहले जो सरकारी कार्यक्रम है उसकी हम रचना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। किस पर उम्मीद कर रहे हैं माथुर साहब आप? प्रधानमंत्री जी के नाम के करिश्मे पर उम्मीद कर रहे हैं, प्रदेश भाजपा के जो चेहरे हैं उन पर उम्मीद कर रहे हैं, या भूपेश बघेल बोलते हैं ईडी सीबीआई पे बहुत भरोसा है आपको, उसी से उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं तीनों विषय का उत्तर दूंगा जी। प्रधानमंत्री जी के चेहरे का भरोसा तो अब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया मान चुकी है। जी। अभी ताजा सिडनी में जो सम्मेलन हुआ, 50 देशों के अध्यक्ष थे, पीएम थे। जी। अब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है पीएम इज ए बॉस। जी। अमेरिका का राष्ट्रपति जो वीजा नहीं दे रहा था वो कहता हमें आप हमारी सबकी इच्छा का आपका ऑटोग्राफ ले। जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुस्तान ही नहीं, हमारी पार्टी के नहीं, पूरी दुनिया के चेहरे हो चुके। तो मोदी जी का चेहरा तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। जी। दूसरा, आपने स्थानीय लीडर का बात किया। हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। जी। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी किसी एक कहना चाहिए बिरादरी या क्षेत्र की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि मेरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। मैं लगभग 9 से 10 प्रदेशों में प्रभारी रहा हूँ, बड़े बड़े प्रदेशों में। ऐसे कई प्रदेश थे जहाँ बिना चेहरे के लड़े, ऐसे कई प्रदेश थे जहाँ चेहरे के साथ लड़े। यूपी में कहाँ चेहरा था, सबसे कमजोर थे हम। जी। महाराष्ट्र में कहाँ चेहरा था, सबसे बहुत 35 साल से छोटे भाई के रूप में जी रहे थे। लेकिन ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, एक परिवार नहीं करता है। जी। जैसे दूसरी पार्टियों में परिवार तय कर देगा, क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस हो, परिवार तय करेगा वही बनेगा, तो वो नहीं। और हमारे यहाँ इस तरह के झगड़े नहीं होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ भी 6-6 में 2.5 साल का कह करके किस तरह से एक दूसरे को धोखा दिया गया। आज राजस्थान देख रहे हो, रोज झगड़े हो रहे हैं। तो ये झगड़े हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि हमको किस चेहरे के साथ जाना है या नहीं जाना है, उसके साथ करेंगे। इसलिए ये निर्णय अभी हम कमल के फूल के साथ, हमारा चेहरा विधानसभा में कमल का फूल है और नरेंद्र मोदी जी की योजना है और उनका चेहरा तो है ही हमारे साथ। तीसरा, आपने ईडी का बताया, मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। ये हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं जी, यूपीए 1 और यूपीए 2 आपने देखा है। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने खुद ने देखा। यूपीए 1 और यूपीए 2 में कोई साल ऐसा नहीं रहा 10 सालों में कि जब कोई ना कोई घोटाला उजागर नहीं किया जी। और उन्होंने ही किया। ये जो आज संस्था है कि उन्होंने ही किया। और उस काल में कैबिनेट स्तर तक के मंत्री भी जेल भी गए, सस्पेंड भी गए, सब कुछ हुआ। तो क्या उस समय भी नरेंद्र मोदी जी थे? तो वो ईडी दे के गए थे वहां। तो ये संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस को सबसे पहले अपने स्वयं के अंदर झांकना चाहिए कि उस समय क्या था यूपी में। या तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके के अपने एलायंस को मारने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैक्सिमम एलायंस के लोग फंसे थे, कांग्रेस के भी फंसे, लेकिन मारने के लिए किया या क्या। तो ये संवैधानिक संस्था है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के साथ ये आता है। और अब तो यहाँ पर्टिकुलर लीकर घोटाले में जी, इस लीकर घोटाले में तो ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो एफआईआर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है। तो ये इस तरह की बातें करना अपनी भड़ास निकालने की बात है। यूपीए 1 यूपीए 2 में कितनी ईडी और कितनी सीबीआई का उपयोग किया गया। और सर, जब गुजरात में हम आज नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, कोई कल्पना कर सकता है क्या ये घंटों एसआईटी, दिल्ली एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाई हुई, सीबीआई और इनके द्वारा बनाई हुई एसआईटी घंटों उनको इंट्रोगेशन करे। मेरे जैसे प्रभारी के नाते मुझे इंट्रोगेट किया गया जी। तो उस समय कौन था भाई? आप थे, कौन थे? लेकिन हमने कहीं देश भरों में आंदोलन नहीं किया। आज तो इनको एक नोटिस चला जाता है तो पूरे देश में आग लगा। हमारे राजकुमार को नोटिस चला गया, हमारी राजमाता साहब को नोटिस चला गया, और पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पे आती। हम तो उस समय कहीं सड़कों पे नहीं गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी को घंटों कई दिनों तक इंट्रोगेशन किया। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जो उस समय वहां के गृह मंत्री थे, जेल हुए, तड़ीपार किया गया उनको गुजरात से। हमने कहीं पूरे देश में आंदोलन नहीं किया। ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है इस तरह से बात करना। तो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान आपको लगता है? लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वादा खिलाफी की। देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, यहाँ भी 2.5 साल के संदर्भ में बात हुई, क्या हो रहा है। पर कांग्रेस ने तो अपने नेताओं पे भरोसा किया।
भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता चुना गया, वो आज तक भरोसे के साथ में बने हुए हैं। मोहन मरकाम को अध्यक्ष बनाया, वो आज तक बने हुए हैं। आप अपने नेताओं पे भरोसा ना कर पाए। क्यों नहीं कर आपने विष्णुदेव साय को हटा दिया, आपने धर्मलाल कौशिक को हटा दिया। देखिए क्या गुनाह किया इन लोगों ने जो आपको इन्हें बदलना पड़ा? देखिए मैंने बार बार कह रहा हूं जी, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। पिछले हमारा रूटीन एक प्रोसेस है पार्टी, मैं कह रहा हूं सिस्टम की पार्टी है, और सिस्टम के तहत हमारे हर 3 साल में चुनाव होते हैं जी। चुनाव के आधार पर हमारे नए अध्यक्ष बनते हैं। तो हटा दिया शब्द कहना बहुत गलत है। हटा देते तो बड़ा रिएक्शन होता है, हटा देता। आज क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे बाबा को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना पा रहे जी, क्यों नहीं कर रहे? अशोक गहलोत इतना लड़ रहा बुरी तरह से, एक दूसरे को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं जी। दोनों बड़े लीडर हैं, एक दूसरे को यानी गद्दार लुटेरा पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को बोल रहे हैं। कल सचिन वहां दिल्ली की मीटिंग करने के बाद सचिन और बोल गए वापस। तो ये मेरा कहना है हमारी सिस्टम की पार्टी है, हमारे यहाँ हर बार चुनाव होते हैं, और चुनाव में रूटीन प्रोसेस में हमारे नेता, अब जैसे हमारे राजस्थान में सतीश पुनिया थे, 3 साल पूरे हुए, सीपी जोशी बन गए। तो ये हमारा रूटीन प्रोसेस है, उस प्रोसेस, और हम संविधान के आधार पर हमारी पार्टी चलती है। कोई परिवार विधायक दल का नेता भी 3 साल के रोटेशन के साथ बदलता है। विधायक दल का नेता भी हम देख करके निश्चित रूप से हम तय करके बनाते हैं। हमारा सिस्टम होता है कि सिस्टम के तहत होते हैं, वो किसी व्यक्ति, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति के भरोसे हमारी पार्टी नहीं चली है, सिस्टम के तहत पार्टी चली है। तो वो सिस्टम के तहत सिंहदेव जी को लेके आप बहुत नड्डा जी केंद्र में चिकित्सा मंत्री रहते हुए वहां से हटा करके उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो आप कह रहे उनका काम का अच्छा नहीं था इसलिए हटाया गया। ये खाली कपोल कल्पना है, हमारा सिस्टम से पार्टी चलती है। पर आपसे जानना है कि आप सिंहदेव जी को लेकर बड़े संवेदनशील हैं, और आपने तो अपने बैकग्राउंड में बताया, आप तो जनता दल का विभाजन करा के जनता दल डी बनवा दिए। ये सिंहदेव जी आजकल बयान देते हैं चुनाव लड़ने का मन नहीं करता, आपका कुछ? सिंहदेव जी, उनका बयान आता रहता है आजकल, इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं करता। आपका मन करता है अपने यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाने का? नहीं, ये मेरा मन करेगा नहीं करेगा अभी बहुत टाइम है, और मैं इंडिविजुअल कोई मेरा मन नहीं होता है जी। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है, यहाँ चुनाव समिति बनेगी, यहाँ केंद्र में चुनाव समिति बनेगी, अब उसमें चुनाव किसको लड़ना किसको नहीं लड़ना मेरा मन कुछ काम नहीं करेगा, और किसी बोलने वाले का मन भी काम नहीं करेगा। यहाँ पार्टी जो आदेश करेगी उसके अनुसार हमारा चलेगा। अरे माधुर साहब, आप तो हमें बहला दे रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपने राजस्थान में क्या खेल किया था, छत्तीसगढ़ में चुनौती बड़ी विषम है, यहाँ कुछ खेलवेल करने का आपका इरादा नहीं है क्या? अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका थोड़ा इंतजार आपको भी करना चाहिए जी। और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहता है, और भविष्यवाणी आप लोग करो तो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको अंदाज लगता है, नीचे से आप भी घूमते हो, इसलिए भविष्यवाणी के बारे में नहीं। और क्या खेल होगा क्या नहीं होगा, कैसा खेल होगा, इंतजार करिए। पर आप भविष्यवाणी भले ना कीजिए, पर यहाँ के जो स्थापित नेता हैं वो अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित हैं। लोकसभा चुनाव हुआ, एक फैसला केवल देश के संदर्भ में केवल छत्तीसगढ़ में हुआ, पार्टी का सारे सांसदों के टिकट काट दिए गए। अभी गुजरात में किया हमने, तो वही जानना है, छत्तीसगढ़ में हर नेता दुखी के साथ है। देखिए, कुछ हौसला दे पाएंगे आप उन्हें? देखिए, मैं ये बात बता दूं जी, किसी भी प्रदेश का प्रयोग दूसरे प्रदेश में काम नहीं आता जी। एक निर्णय किसी एक प्रदेश में हुआ, वैसे ही निर्णय दूसरे प्रदेश में लागू होगा, ये कतई संभव नहीं है पॉलिटिक्स में जी। तो उस प्रदेश की सारी व्यूहरचना, सारा भौगोलिक सोशल इक्वेशन देख करके कोई नीति तय होती है। अभी उस नीति को तय करने में बहुत टाइम है। सबका भविष्य उज्जवलमय है, किसी के भविष्य पे प्रश्नवाचक नहीं है, सबको काम करता है, काम करना ही है। यहाँ तो ऐसे उदाहरण देके जो कहाँ थे, कहाँ पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के नहीं काम करते थे, बहुत नीचे थे, वो ठेठ ऊपर तक भी गए थे। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो पार्टी के पितामह कहलाते थे वो लोग मोह भंग हो रहे हैं। नंद कुमार साय जी बड़ा ही रुदन करते हुए अपना रास्ता बदल लिए इस उम्र के मुकाम पर। ये देखिए, व्यक्ति की इच्छा होती है जी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है जी। नंद कुमार साय जी को नहीं जाना चाहिए था, मैं मानता हूँ, हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता थे जी, लेकिन नंद कुमार जी को 3 बार लोकसभा में रखा जी, 3 बार विधानसभा में रहे, और जॉइंट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे जी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर आप देखिए कि एसटी आयोग के चेयरमैन रहे, कैबिनेट दर्जा रहा। तो आखिर नई टीम कोई आएगी, और ये थोड़ी होता है कि हमेशा एक ही व्यक्ति चलता रहेगा जी। और इस स्थिति में आकर के अब उनको भी थोड़ी मन में लग रहा होगा कि मैं गलत जगह चला गया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कहाँ जाए उसका मन है,
इस बारे में क्यों कमेंट्स करना और क्यों मैं उसकी चिंता करूं? पार्टी में तो ये तो रूटीन धारा है, तो आने जाने वाले लोग रहते हैं, बहुत लोग चले गए। एक जमाना था जब काफी लोग गए, वापस आ भी गए। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सम्मान की बहुत चिंता करते हैं। उन्हें बड़ा खराब लगता है कि आपकी पार्टी उन्हें पूछ नहीं रही है, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। भूपेश बघेल की चिंताओं से कितना इत्तेफाक है आपका? मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए जी और स्वयं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, जी और उनको सबसे बड़ी चिंता करनी चाहिए कि केंद्र का उनकी पार्टी कैसे चले, वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए। रमन सिंह जी की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। वो खाली उनके चुटकी लेने की उनकी आदत है। जी जैसे मैं अभी मान लो बस्तर का दौरा किया, चौपर से गया, जी तो उन्होंने उसके लिए भी चुटकी ली। जी। तो राजनीति में ऐसी चुटकियां चलती रहती है। रमन सिंह हमारे माननीय सम्मानीय लीडर है जी कोई ऐसी बैठक नहीं, कोई ऐसी रचना ही नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में नहीं है जहां लगातार रमन सिंह जी मीटिंग में नहीं आ रहे। मैं तो मानता हूं इतने सरल व्यक्तित्व के जहां कहे वहां जाने को तैयार है, और अभी हमने 2 विधानसभाएं उनके दी तो गए, गोठान में जाने का तो गए। तो इसलिए हमारे पार्टी में छोटा बड़ा नहीं है, हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है। तो अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। बस्तर एक पहेली बना हुआ है, बड़ा लंबा समय लगाकर आप आए, क्या पाया बस्तर में आपने? जिस प्रकार से मैंने बैठक, सब बता दूं जी कि कोर कमेटी की 12 विधानसभाओं की मैंने बैठक ली। इस बीच में 2 जिले में नहीं जा पाया था, पहले तो 2 जिलों की भी बैठक हुई। जी मुझे पहली बार लगा कि इतना मतलब संवेदन, क्या कहना चाहिए, अति संवेदनशील एरिया में भी 100% उपस्थिति रही। एक दो कहीं कम रहे तो अस्वस्थ थे या परिवार में कोई दुर्घटना हो गई थी, इस वजह से नहीं रहे। तो उपस्थिति से मैं भान लगा सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता का मूड क्या है। जी मुझे 1-2 जगह प्रेस ने वहां भी पूछा, तो क्या क्या आपके डरे हुए होते तो 1 किलोमीटर लंबा मोटरसाइकिल जुलूस नहीं निकालते दंतेवाड़ा में या बीजापुर में। जी तो एक तो मैं उस भावना को समझ रहा हूँ, वो पूरी ताकत से उनके मन में विश्वास जमा हुआ है कि इस बार हमको 12 की 12 सीट जीतनी है। और 12 की 12 सीट जीतने के लिए मैं उनकी सारी डिटेल चर्चा गया हूँ। यानी जिला अध्यक्ष को भी ये बहुत छोटा काम दे के आया हूँ, मंडल के अध्यक्ष को भी बहुत छोटा काम आया हूँ। तो मेरा भरोसा है, और फिर हम जो राजनीति करेंगे चुनाव के वक्त, निश्चित रूप से हम बस्तर की 12 सीट इस बार जीतेंगे। बस्तर की 12 सीटें जीतने की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या ऐसा बदल गया जिसके चलते आपको इतना भरोसा आ गया वहां पर ये 12 की 12? क्योंकि वहां पर भीमा मंडावी जैसे आपकी इकलौती सीट आप जीते थे, उनकी हत्या हुई, उसके बाद उपचुनाव में भी आप नहीं जीत पाए। मैं मान रहा हूँ ना, मैं जब यूपी में, आप उदाहरण देते जी यूपी में जब मैं प्रभारी बन के गया तो 405 में से 47 सीट थी हमारे पास। जी और मुझे भी आप जैसे लोगों ने पूछा, जी आप यहाँ क्या, बहुत जगह आपने जिता दिया, यहाँ क्या करोगे? जी लेकिन जब मैं वहां घुमार, मैंने इस तरह कार्यकर्ताओं को जुटा, तो बिना सिंबल के मैंने जिला पंचायत के चुनाव लड़ाए, और पहली बार 7 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ बनी, सिंबल नहीं था, झंडे के साथ बनी। जी लेकिन जब मैंने वहां का सारा विचित्र देखा, तो मैंने, मेरा 4-6 महीने निकलने के बाद मेरे प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य जी को कहा कि मैंने कहा इस बार घोषणा करो कुछ सीटों की, जो मैं कभी करवाता नहीं। जी तो हमने कहा 265 सीट जीतेंगे। तो आप जैसे लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई जी कि 47 से एक संख्या से 20 साल से सरकार से बाहर है, कैसे बनेंगे? लेकिन चुनाव गर्म करते करते नीचे तक दौरा मेरा जब हुआ, सभी 400 विधानसभाओं में गया, जी तो मुझे लगा ये तो हमारी घोषणा बहुत थोड़ी है। तो मैंने कहा केशव जी आपके को 300 पार, जी 325 सीट लेके सरकार बनी है। यही हाल और महाराष्ट्र का था। जब महाराष्ट्र में यह हाल था, हम 35 साल से छोटे भाई थे। जी 35 साल बिना शिवसेना के मैंने शपथ करवाई है देवेंद्र की। जी यही हाल आपके मध्य प्रदेश में, जब 2003 में उमा जी को लेके भेजा मुझे यहाँ, जी उमा जी उस समय जी। एकदम नहीं थी, और दिल्ली से भेजना, और उस समय हमारे सारे बड़े लीडर मौजूद थे। तो हमारी पार्टी जो सिस्टम तय करता है, जो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, उसके अनुसार चलती है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ बहुत आराम से पूर्ण बहुमत से सरकार तो 200 पार, फिर 300 पार, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने बताया, छत्तीसगढ़ कितना पार? थोड़ा इंतजार करिए, जी। बताऊंगा मैं। आपके चैनल जब पूछेंगे, थोड़ा 2-1 महीना और इंतजार करिए, फिर मैं बताऊंगा। थोड़ा मेरा सब विधानसभा में दौरा हो रहा है, अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, तो थोड़ा समय चाहते हैं आप इसके संदर्भ में। आपसे चाहता हूँ समय। एक आखिरी सवाल आपसे, 4.5 साल से पार्टी यहां विपक्ष में है, क्या उम्मीद दिखा रहे हैं आप पार्टी कार्यकर्ताओं को
जिसके आधार पर आपके अंदर भी भरोसा रहा है कि कार्यकर्ता जो है सरकार बनवा देंगे, क्या संदेश लेके जा रहे हैं ओम माथुर जी? मैंने पहला प्रयोग किया मोर आवास वाला जी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जी किसी को या मुझे भी भरोसा नहीं था, किसी को नहीं, जब मैं मेरे लिए कहूं कि हम इतनी बड़ी संख्या में मेहनत करके इतने फार्म इकट्ठे कर पाएंगे, इस तरह से एक्सपोज कर पाएंगे। और जो 15 तारीख को कार्यक्रम हुआ, आप सब लोगों ने लिखा है कि पहली बार इतना बड़ी हो। और इसी तरह भी जो ये चालबो घोटाला वाला और ये जो शराब वाला विषय आया है, लिक्कर वाला विषय है, तो जब कार्यकर्ता सड़क पे आ जाता है और कार्यकर्ता जब मैदान में, और कार्यकर्ता संकल्प ले लेता है कि मुझे चुनाव जीतना है। मैंने ऐसी सीटें भी देखी है जहां कभी हम नहीं जीते, वो भी सीटें कार्यकर्ताओं ने जिताई है, और सिर्फ कार्यकर्ताओं के। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बहुत ज्यादा प्रचार से, बहुत झंडे बैनर से, बहुत ज्यादा रेडियो से सभा चुनाव नहीं जाता। चुनाव जीता, जैसे हमारे लीडर कहते हैं, बूथ जीता चुनाव जीता। तो मैं बूथ की रचना नीचे तक बिल्कुल पक्की हो, उसकी चिंता के भरोसे मैं कह सकता हूं कि हम छत्तीसगढ़ में 23 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2/3 पे आप आ गए, हमने तो 2 महीने का समय लेना चाहा था। हमें समय 2 महीने कह रहा हूँ ना, संख्या आपने मुझे पर्टिकुलर संख्या पूछी जी, पर 2/3 तक आप पहुंच रहे हैं। 200 और 300 पूछा। ये इतना भरोसा आपका क्या आम आदमी पार्टी के कारण आ गया है क्या? त्रिकोणीय संघर्ष के लिए भाजपा शुरू से बड़ी लालायित रही है। 2003 में विद्याचरण शुक्ल के भरोसे। दूसरी पार्टी पे भरोसा नहीं करता हूँ जी, मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करके काम करता हूँ, और मुझे कार्यकर्ताओं के भरोसे से ही जागी, और मैं इसको मेरी सफलता नहीं मानता हूँ। जी, मैं तो सार्वजनिक कहता हूँ कि जो भी सफलता है, आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं। और अभी इस समय जो मोदी जी की योजना है गांव गरीब किसान के लिए हुई है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां डायरेक्ट मोदी जी ने बेनिफिट नहीं दिया हो और सीधा नहीं पहुंचा हो। अब वो समय नहीं है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं रुपया बस्तर के लिए भेजता हूं और 100 रुपया, और उसमें से सिर्फ 15 रुपये पहुंचते, 85 रुपये खो जाते। आज पहुंच रही है, आज वृद्धा पेंशन जा रहा तो सीधा खाता में पहुंच रहा है। तो सीधा बात, हर व्यक्ति प्रभावित है। और लोग गांव के, मैंने भी अभी बस्तर में 2-3 गांव के लोगों से बात की, यहाँ तक बोलते हैं मोदी मेरा भगवान है। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो समीकरण अलग है ना माथुर साहब। यहाँ पर लोगों को धान की कीमत को लेकर विषय है जिसपे भाजपा मौन है। यहाँ पर कर्मचारियों के स्तर पर पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाया हुआ है जिस पर भाजपा मौन है। इन दो पर मौन रहेंगे। उसका आप इंतजार करिए घोषणा पत्र तक का। जी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र का मैं आपसे कहूंगा इंतजार करिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ओम माथुर जी हमें कह रहे हैं, जो 2 मुद्दे, धान और पुरानी पेंशन योजना, इसके लिए घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। तो माथुर साहब को भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी, कार्यकर्ताओं के भरोसे आएगी, जनता के भरोसे आएगी। देखें कार्यकर्ताओं को वो कैसे संगठित करते हैं कि जनता का भरोसा जीत पाएंगे। हमें इंतजार रहेगा। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों आज की बातचीत में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए याद, सदा प्रणाम।